वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम पिछली क्लास में कक्षा 6 का पाठ नंबर 8 को पढ़ चुके हैं। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि इसमें कौन है बेटा, एक मोहन नाम का लड़का है। उसके बारे में हमें बताया गया है कि वो क्या कह रहा है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी सारी क्रियाओं के बारे में, उसकी सारी गतियों के बारे में, क्रिया गति के बारे में, गतिविधियों के बारे में बताया गया था। हमने पाठ को पढ़ लिया है और समझ लिया है ऐसे ऐसे। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। पहले हम करेंगे पाठ से आगे के भाषा की बात। तो हम इस वीडियो में हम सभी प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। चलिए बेटा देखते हैं कि एकांकी से। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। जैसे कि हमने पाठ की बेटा शुरुआत में ही पढ़ा था ना कि वहां का क्या दृश्य है कि एक सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट है, उसमें एक कमरा है, एक दरवाजा तो उसमें बाहर की तरफ खुलता है, एक दरवाजा दूसरे कमरे की तरफ खुलता है और एक दरवाजा रसोई घर की तरफ खुलता है। वहां पे तख्त बिछे हुए हैं, एक मेज है, मेज के ऊपर फोन रखा है और वहां पर एक तख्त के ऊपर मोहन लेटा हुआ है और उसके पास उसके माता पिता बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें हमने पाठ में पढ़ी थी ना। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बताओ, यानी कि जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा तो पूरी तस्वीर डिटेल के साथ बताओ। तो इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर आपको एक बैठक का दृश्य बनाया है जिसका एक दरवाजा तो सड़क के तरफ वाले बरामदे में खुलता है, तो दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है। तीसरा दरवाजा रसोई घर में खुलता है, एक तरफ अलमारी है जिस पर पुस्तकें रखी हैं और एक और रेडियो का सेट रखा है। दो छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर कालीन बिछी है। बीच में कुर्सियां और एक छोटी सी मेज है जिस पर फोन रखा हुआ है। यानी कि वो क्या बताना चाह रहा है कि जिस बैठक के बारे में, जिस घर के बारे में, जिस फ्लैट के बारे में हमने आपको बताया, यानी कि मोहन के घर के बारे में क्या बताया है कि यह एक बैठक का दृश्य बनाया है जिसका उसमें एक दरवाजा तो कहाँ खुलता था, सड़क की तरफ वाले बरामदे में खुलता था और एक दरवाजा कहाँ था, घर के दूसरे कमरे में था और एक दरवाजा रसोई घर की तरफ खुलता था। और उसमें एक तरफ क्या था, अलमारी थी और अलमारी में कुछ किताबें रखी थी। एक तरफ तो किताबें थी और दूसरी तरफ रेडियो सेट रखा हुआ था और दो छोटे छोटे तख्त बिछे हुए थे। जैसा कि मैंने बच्चों आपको पाठ में भी बताया है, छोटे छोटे तख्त यानी कि ये बेड होते हैं। ये छोटे छोटे दो बेड बिछे हुए हैं जिन पर क्या है, कालीन बिछी है। बीच में कुर्सियां और एक छोटी सी मेज है, मेज के ऊपर क्या रखा हुआ है, फोन रखा हुआ। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, माँ, यानी कि माँ कौन है बेटा इसमें, मोहन की माँ। मोहन की माँ मोहन के ऐसे ऐसे करने पर क्यों घबरा रही थी, यानी कि तब मोहन ये कह रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो घबरा रही थी। वो ये सोच रही थी कि ये तो हमने कोई नई बीमारी सुनी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। वो ये सब बातें सोचकर घबरा रही थी। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। माँ का मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा जाना तो स्वाभाविक था, क्योंकि मोहन अपने दर्द का कारण न बताकर सिर्फ ऐसे ऐसे ही करता जा रहा था। माँ को लगा कि शायद मोहन को कुछ ज्यादा ही तकलीफ है और ये ऐसे ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिसके कारण मोहन एक तरह लौट रहा है। तो बच्चों
माँ का मोहन के यानी कि तब मोहन ये कह रहा था कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ घबरा जाती थी। घबरा जाना तो क्या है बच्चों, स्वाभाविक, यानी कि जब कोई बच्चा बीमार होता है तो उसकी माँ क्या करती है, घबरा जाती है। बच्चों सभी की माँ घबरा जाती है, जिसके बच्चे भी बीमार होते तो सभी की माँ को परेशानी हो जाती है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया है। और मोहन अपने दर्द का सही कारण नहीं बता रहा था कि मुझे दर्द कहाँ है, कैसे है, किस वजह से हुआ है, न बताकर, ये सारी बातें न बताकर वो सिर्फ ये कह रहा था कि मुझे तो बस ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ को लगा कि शायद मोहन को ज्यादा ही तकलीफ है। फिर माँ को लगता था कि मोहन को कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, उसे ज्यादा ही तकलीफ है। और ये ऐसे ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी है, यानी कि हमने तो पहले ऐसी किसी भी बीमारी के बारे में नहीं सुना है। ये तो मुझे कुछ बहुत बड़ी बीमारी लग रही है, जिसके कारण मोहन इस तरह लौट रहे हैं कि एक बार वो उठता है, एक बार लेट जाता है, एक बार बैठ जाता है, एक बार लेट जाता है, तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तो सभी को ये लग रहा था कि मोहन को तो कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है। तब भी वो ऐसे करता कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसकी माँ घबरा जाती थी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। देखो बच्चों कि ऐसे कौन कौन से बहाने, इनके बहुत सारे बहाने होते हैं ना बच्चों के। कभी स्कूल में टेस्ट होता है तो बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी मारने की सोचते हैं कि आज तो टेस्ट है, स्कूल में तो हमारी पिटाई होगी, छुट्टी मार लेते हैं। होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तभी वो बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी मारने की सोचते हैं। अगर वो पेरेंट्स को ऐसे बोलेंगे कि हमारा होमवर्क नहीं है, हमारा टेस्ट है, तो ऐसे तो मम्मी पापा क्या करेंगे, छुट्टी नहीं मारने देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, बहाने बनाने शुरू हो जाते हैं, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, बुखार आया हुआ है, बारिश आई हुई है, मुझे नहीं जाना, इनके वैसे बहाने बना। तो ऐसे ही बच्चे स्कूल में न जाएंगे तो फिर वो टीचर को जाके भी बहाना बताना पड़ेगा। टीचर पूछेगा कि कल आप क्यों नहीं आए थे। तो बेटा कुछ ऐसे बहाने होते हैं जिन्हें टीचर यानी कि जिन्हें जो हमारा अध्यापक है वो तभी समझ जाता है कि बच्चा सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। चलिए हम ऐसे कुछ बहानों के बारे में जानते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के ऐसे बहुत से बहाने होते हैं, यानी कि बच्चों के ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी सुनते ही समझ जाते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है, कोई बहाना बना रहा है, जो भी ये बात कह रहा है ये सच नहीं है। जैसे बारिश होना, बारिश होने की वजह से भी बोल देंगे सर तेज बारिश हो रही थी, पानी भर रहा था, ये हो रहा था। एक तो बारिश होना, बुखार आना, पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, शादी में जाना है, फिर भी वो बोलते कि मेरे माता पिता की बीमारी कब आई, कि मेरी मम्मी बीमार थी, पापा बीमार थे, घर में उनके देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, हमें कहीं जाना था, सिर में दर्द होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं बच्चों के जिन्हें बताते ही अध्यापक यानी कि मास्टर जी समझ जाते हैं कि बच्चे बहाना बना रहे हैं। ओके बच्चों, ये थे हमारे एकांकी के प्रश्न। क्या थे बच्चों, एकांकी के प्रश्न। अब है आगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। इनको पढ़ने से पहले हम फिर से एक बार एकांकी के प्रश्नों को दोहराएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा पहला प्रश्न था कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है ये, और उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बताओ। क्या थी बेटा कि यहाँ पर आपको एक बैठक का दृश्य बताया गया है जिसमें क्या थे, एक दरवाजा तो सड़क के तरफ वाले बरामदे में खुलता था और दूसरा दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता था, और जिसमें तीसरा दरवाजा है वो रसोई घर में खुलता था। एक तरफ तो अलमारी है जिसमें कुछ तो किताबें रखी हैं और एक तरफ रेडियो का सेट रखा है। दो छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर कालीन बिछी हुई है।
बीच में कुर्सियां और एक यानी कि एक तरफ एक तखत है, एक तरफ एक तखत है, बीच में कुर्सियां हैं और मेज है, और मेज के ऊपर एक छोटा सा फोन, यानी कि एक मेज है और मेज के ऊपर फोन रखा हुआ। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? कि माँ मोहन के, तब मोहन ये कहता था कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ घबरा जाती थी। वो क्यों घबरा जाती थी? चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। माँ का मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा जाना तो बिल्कुल सही था, क्योंकि मोहन अपने दर्द का कारण तो बता नहीं रहा था कि मुझे कहाँ दर्द है, कैसे है, क्या खाने की वजह से हुआ, ऐसी कुछ भी बातें ना बताकर वो सिर्फ यही कह रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ को लगा कि शायद मोहन को कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, उसे तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बीमारी है। उन्होंने तो कभी इस बीमारी के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, जिसके कारण मोहन इस तरह लौट रहा है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो कि ऐसे बेटा कौन से बहाने होते हैं मास्टर जी जिन्हें सुनकर समझ जाते हैं कि बच्चा सच नहीं बोल रहा, यह झूठ बोल रहा है। विद्यार्थियों के ऐसे, यानी कि बच्चों के ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार सुनते ही समझ जाते हैं कि बच्चा झूठ बोल रहा है। जैसे कैसे बहाने होते हैं बच्चों के, कौन कौन से बहाने होते हैं? विद्यार्थियों के ऐसे बहुत से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी सुनकर समझ जाते हैं। वो बहाने जैसे कि बारिश का होना, बुखार आना, पेट दर्द होना, सर दर्द होना, शादी में जाना, माता पिता की बीमारी का बहाना बनाना, और ऐसे भी बहुत सारे बहाने होते हैं बच्चों के जिन्हें मास्टर जी सुनते ही एक बार में ही समझ जाते हैं कि बच्चा बहाना बना रहा है। ओके बच्चों, ये थे हमारे कांकी के प्रश्न। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। अनुमान और कल्पना के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। यानी कि स्कूल से काम कर, स्कूल में जाएगा, पढ़ना पड़ेगा तो आगे, फिर स्कूल का होमवर्क नहीं किया जाएगा तो मास्टर से मार पड़ेगी, तो ऐसे स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार, यानी कि कई बार ऐसा किया कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया, वैसे तो वो क्या कर रहा था, बहाने बना रहा था पहले, लेकिन एक बार उसे सचमुच में पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। तब मोहन पर क्या बीती होगी, यानी कि वो हर बार क्या करता है बेटा, झूठ बोलता है, लेकिन घर वालों को तो पता चल जाता है कि ये अभी भी झूठ बोल रहा है, इसने अभी झूठ बोली है, इसने अभी झूठ बोली है। लेकिन ऐसे ही झूठ बोलते हुए उसे एक बार सच में ही ऐसा हो गया, तो उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, पर तब मोहन पर क्या बीती होगी। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। स्कूल के कक्षा कार्य से बचने के लिए, यानी कि स्कूल के जो होमवर्क होता है, यानी कि कक्षा में काम होता है, कक्षा के काम से बचने के लिए मोहन ने बहुत बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए होंगे। यानी कि बहुत बार ऐसा कहा होगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, उसकी छुट्टी होगी, उसने फिर बोला, फिर छुट्टी होगी, फिर बोला, फिर छुट्टी होगी, तो ऐसे कई बार ऐसे ऐसे बहाने बनाए हैं। यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गया, लेकिन उसे क्या हुआ, मान लो कि उसे एक दिन सच में ही पेट में दर्द हो गया और कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, यानी कि मम्मी पापा हैं या मास्टर जी हैं, तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा कि इसे सचमुच में पेट में दर्द है, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही बहाने बनाता है। तब यही समझेगा कि मोहन फिर कोई बहाना कर रहा है, इनकी सब यही समझेंगे कि मोहन फिर से कोई बहाना कर रहा है, जिससे उसका दर्द और भी बढ़ जाएगा, यानी कि जिससे क्या होगा, दर्द और भी बढ़ जाएगा।
फिर वह तकलीफ को सहेगा, कुछ कहेगा कि मैं सच कह रहा हूँ। फिर वो जैसे क्या करेगा, बेटा दवाई नहीं मिलेगी तो दर्द तो बढ़ेगा ना, तो फिर क्या होगा, उसका दर्द बढ़ जाएगा। फिर अगर उसको ज्यादा दर्द बढ़ेगा तो फिर वो कहेगा कि मैं सच कह रहा हूँ। इससे उसे एहसास होगा, यानी कि उससे फिर वो यह समझेगा कि झूठ बोलने से कितनी तकलीफ होती है। अगर वो ये सोचता है अगर मैं झूठ ना बोलता, आज मुझे सच्ची में इतना दर्द हो रहा है तो मुझे दवाई मिल जाती, अगर मैं बार बार झूठ नहीं बोलता, सब मेरा ध्यान भी रखते, तो वो यही सोचता कि आज के बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। ओके बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे हैं। पाठ में बेटा देखो एक वाक्य आया था जहां हम पढ़ रहे थे कि लोचा लोचा, यानी कि इधर के बदले ढीला ढाला हो गया या बहुत कमजोर हो गया है। लिखा जा सकता है कि लोचा लोचा फिरा इसकी जगह है, यानी कि इसके बदले में ढीला ढाला हो गया है या फिर बहुत कमजोर हो गया। क्या हम इनमें से कुछ लिख सकते हैं? लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की और भी बहुत सारी पंक्तियों के बारे में बताओ। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। यानी कि तो लोचा लोचा उसको तो हम कैसे लिख सकते हैं? ढीला ढाला हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है, दुबला पतला हो गया है, ऐसी कुछ भी बातें लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने 3 वाक्य पढ़े हैं, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। क्या हम इन पंक्तियों को भी किसी दूसरे ढंग से लिख सकते हैं? देखो सबसे पहले हमारी क्या थी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इतनी सारी नई नई बीमारियां निकली हैं, यानी कि आजकल तो बहुत सारी नई नई बीमारियां हो गई हैं। हमने यानी कि जिस भी बीमारी का हम नाम सुनते हैं हम पहली बार सुनते हैं, यानी कि आजकल तो बहुत सारी नई नई बीमारियां हो रही हैं। दूसरा है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। इन सभी बीमारियों ने तो परेशान कर दिया। राम मारी बीमारी, यानी कि हमारी बीमारियों ने तो मुझे क्या कर दिया है? तंग कर दिया, परेशान कर दिया। तो इन सभी बीमारियों ने तो परेशान कर दिया। अगला है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। यानी कि पेट में दाढ़ी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तुम तो बहुत ही चालाक हो। क्या हो? तुम तो बहुत ही चालाक हो। ओके बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, कि मान के लो, सोचो अगर तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। यानी कि तुम अगर सभी बच्चों बेटा अपने आप से सोच कर देखो, अगर तुम मोहन से मिलने जाते हो तो तुम उनसे जाकर क्या पूछते हो, फिर मोहन तुम्हें क्या बताता है। तो ऐसी ही कुछ बातचीत के बारे में लिखो। देखो सबसे पहले है मैं, यानी कि जो भी बच्चा है वो अपने बारे में सोचे कि अगर मैं मोहन से मिलने गया, मैंने कहा, अरे मोहन कैसे हो, तुम्हें ये क्या हो गया है। तो मैंने मोहन के पास गया और मैंने कहा, अरे मोहन कैसे हो तुम, और तुम्हें ये क्या हो गया है। मोहन, फिर मोहन कहेगा, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है पेट में? ऐसे ऐसे
हो रहा है। फिर मैं कहूंगा यानी कि जो मोहन से मिलने गया है, मैं ऐसे कैसे हो रहा है। जब वो ये कहेगा कि ऐसे ऐसे, अब ऐसे भी तो कुछ हो रहा होगा। पेट में दर्द है, पेट में जलन है, पेट भारी सा हो रहा है, पेट में उछल कूद सी हो रही, तो ऐसे ऐसे में भी कुछ हो तो रहा होगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। मोहन कहता है बस मुझे नहीं पता, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन, क्योंकि वो सभी को ऐसे ही बोल रहा था, अगर मोहन से कुछ पूछता है कि कैसे हो रहा है, कि मोहन सभी को यही जवाब दे रहा था कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं फिर मैं बोलता हूँ, डॉक्टर को दिखाया तुमने? फिर मैंने कहा, क्या तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया? मोहन फिर मोहन कहता है, डॉक्टर और वैद्य दोनों को दिखाया भाई। फिर मोहन ने कहा कि डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य को भी दिखाया, दवाई दी है खाने को, और डॉक्टर ने मुझे क्या कहा है, ये बोला कि दवाई खा लो तो ठीक हो जाओगे। फिर मैंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कि डॉक्टर ने और कुछ भी तो बताया होगा कि ये बीमारी किस वजह से है, किस चीज की दवाई दी होगी। तो मोहन ने कहा, उन्होंने कब्ज और बदहजमी बताया है। कब्ज बताया है और बदहजमी बताया है। इनकी बदहजमी बेटा, यानी कि कोई भी हम खाना खाते हैं वो हजम नहीं होता, इनकी बदहजमी है। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, दवा खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दवा खा लो तो जल्दी से ठीक हो जाओगे। कल से स्कूल खुल रहा है, याद है ना? यानी कि कल से स्कूल तो खुल रहा है, तुम्हें याद तो है? मोहन, हाँ हाँ याद है। फिर मोहन कहते हैं, हाँ हाँ कि मुझे याद है, कल से स्कूल खुल रहा है। मैं कहता हूँ, फिर मैंने कहा अब मैं चलता हूँ, कि अब मैं जा रहा हूँ। कल स्कूल जाते समय आऊंगा, यानी कि जब कल स्कूल जाऊंगा ना, स्कूल के जाते समय आऊंगा। अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना, अगर तुम्हारा पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार होना, हम दोनों साथ में चलेंगे। मोहन मोहन कहता है, अच्छा भाई ठीक है भाई, धन्यवाद। तो यहीं पर क्या होता है, उनकी बातचीत समाप्त हो जाती है और मोहन और मैं अपने घर आ जाता हूँ। ओके बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब हम चलते हैं आगे। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4। संकट के समय के लिए संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर, यानी कि मुसीबत के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए। ऐसे वक्त में जैसे बेटा आपको कोई परेशान कर रहा है तो पुलिस याद आएगी, कहीं पे आग लगी है तो फायर ब्रिगेड याद आएगी, कहीं कोई बीमार है, किसका एक्सीडेंट हो रहा है तो तुम्हें डॉक्टर याद आएगा। तो तुम कैसे बात करोगे कक्षा में करके बताओ। अगर आपको इनमें से कहीं पर फोन करना पड़ जाए, अगर आपको पुलिस को फोन करना पड़ जाए तो आप उससे कैसे बात करोगे, फायर ब्रिगेड में कैसे करोगे, और डॉक्टर से अगर तुम्हें बात करनी हो तो तुम उसे कैसे करोगे। तो ऐसी कुछ नंबरों के बारे में बताओ, और ऐसे तुम किससे कैसे बात करोगे, उन सभी चीजों के बारे में बताओ। चलिए बच्चों, जानते हैं संकट के समय हमें 3 प्रकार के नंबर याद रखने चाहिए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो है पुलिस का नंबर, एक फायर ब्रिगेड का नंबर और एक एम्बुलेंस का नंबर। पुलिस का नंबर तो है 100, फायर ब्रिगेड का है 101 और एम्बुलेंस का है 102। ठीक है बच्चों, यदि हमारे घर में या फिर आस पड़ोस में, या तो हमारे घर में या फिर हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में कोई वारदात हो जाती है, यानी कि कुछ दिक्कत हो जाती है, समस्या आ जाती है, कुछ चोरी वगैरह हो जाती है, तो हम किसको जानकारी देंगे? पुलिस को देंगे। अगर या फिर कहीं पर आग लगती है तो हम किसको जानकारी देंगे? फायर ब्रिगेड को देंगे। यदि कोई बीमार हो जाए तो हम किसको फोन करेंगे? डॉक्टर को करेंगे। यदि हमें उनसे क्या बातें कैसे करें, हम सब क्या करेंगे? हम इन सभी से बहुत ही नरम स्वभाव में प्रार्थना करते हुए बात करेंगे, बहुत ही आराम से, लहजे से, तरीके से और प्यार से बात करेंगे। सबसे पहले तो उन्हें कहेंगे
कि हाँ आप वहां से बोल रहे हो। अगर हम फायर ब्रिगेड पे करेंगे तो उनसे पूछें क्या फायर ब्रिगेड से बोल रहे हो। एम्बुलेंस पे करेंगे तो बोलेंगे क्या आप एम्बुलेंस से बोल रहे हो। पुलिस से करेंगे तो हम बोलेंगे क्या पुलिस स्टेशन से बोल रहे हो। तो हम उन्हें उन सभी बातों के बारे में बताएंगे कि यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा हो गया है, तो सभी बताएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें हमें घर का पता बताना है कि जहाँ आग लगी है या फिर चोरी हुई है या फिर कोई बीमार है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वहां का पता बताना है। फिर उन्हें कहेंगे कि आप जल्दी, यानी कि शीघ्र का मतलब है बेटा जल्दी, उन्हें शीघ्र आने के लिए कहेंगे, यानी कि जल्दी आने के लिए कहेंगे। और डॉक्टर को, अगर हमें सिर्फ डॉक्टर के पास फोन किया है तो डॉक्टर को मरीज की बीमारी के लक्षण बताएंगे ताकि वह आवश्यक दवा साथ ला सके। डॉक्टर को बताएंगे कि मरीज को ऐसी कुछ बीमारी, ऐसा लक्षण है, ताकि वो कुछ दवाइयां अपने साथ भी ले आए। ओके बच्चों, ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा होता मास्टर मास्टर कहते हैं स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। बेटा ये ना हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे ना गलती से टाइप हो गया है। चलिए हम जानते हैं इसको। एक मिनट बच्चों, बेटा एक मिनट रुको। चलिए बच्चों हम इसको ही पढ़ते हैं बेटा। ऐसे होता तो क्या होता, चलिए हम इनके कुछ लाइनों के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता। स्कूल का काम तो पूरे, इनकी मास्टर जी कहते हैं मोहन से, मास्टर जी किसे कहते हैं, मोहन से, और कहते हैं कि स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन ने हाँ, और फिर मोहन क्या करता है, हाँ बोल के और सिर को हिला देता है कि हाँ मैंने काम पूरा कर लिया है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया, मोहन कहता, सर हिलाता है और कहता है हाँ मैंने सारा काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत होता, उसके बारे में लिखो। अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो मास्टर जी समझ जाते कि मोहन के पेट में सचमुच दर्द है। वह मोहन के माता पिता को उसके ठीक से इलाज करने की सलाह देता और कहते कि जब मोहन ठीक हो जाए तब मुझे स्कूल भेजिएगा, तब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए उसे स्कूल मत भेजिएगा। ओके बच्चों, आगे हम चलते हैं भाषा की बात। भाषा की बात, इसमें क है, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। ये आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उपयुक्त वाक्यों में से आपका पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। यानी कि जो पहला वाक्य क्या है बेटा, मोहन, मोहन तो हमारे पाठ में ही था ना, तो वो हमारी एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, यानी कि केला संतरा क्या खाया, केला संतरा, तो सारे वाक्य क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग है। पहला वाक्य है किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, यानी कि पहले वाक्य में तो हमें क्या बताया गया कि हमें कोई बात बताई गई कि वो काम हो गया। यानी कि देखो, मोहन ने केला और संतरा खाया, जैसे कि हम बोल देते हैं ना अपने घर में भी
कि अपने भाई बहन के बारे में कि उसने ये चीज खाई है, उसने वो खाई है, तो वो क्या किया हमने कि जो कोई भी कार्य है यानी कि कोई भी काम है या फिर कोई भी बात है, अगर वो हो गई है तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि यानी कि मोहन ने केला और संतरा खाया है, ये तो यानी कि वो काम उसने कर लिया ना, तो हमें इसमें कार्य या फिर बात के होने के बारे में बताया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य। यानी कि जो बात जो काम हम कर लेते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, विधिवाचक वाक्य होती है। देखिए अब आगे दूसरा, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो इसमें क्या है बेटा, कार्य के न होने से है। ऊपर ऊपर वाले में तो क्या हो गया था, वो काम हो गया था कि मोहन ने केला और संतरा खा लिया था, लेकिन दूसरे वाक्य में काम नहीं हुआ है। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, तो इसमें कार्य के न होने से है, इसलिए इसे निषेधक वाचक कहते हैं। जो काम हो जाता है उसे तो क्या कहते हैं, विधिवाचक, और जिसमें काम नहीं हो रहा होता उसे कहते हैं निषेधक, निषेध वाचक। निषेध का अर्थ नहीं है या फिर मना, यानी कि निषेध का अर्थ है नहीं। ओके, देखिए तीसरा वाक्य है, मोहन ने क्या खाया, तो इसमें तो हमें अलग साफ साफ पता चल रहा है बच्चों कि उसने उससे क्या किया है, प्रश्न पूछा गया कि मोहन ने क्या खाया, उसे ना तो इसमें काम हुआ है या फिर काम नहीं हुआ है, तो इसमें तो सिर्फ क्या कहा गया है, क्या बताया गया है कि उससे प्रश्न पूछा गया है कि मोहन ने क्या खाया है। तो तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा गया। पहले वाक्य में तो बताया था कि मोहन ने केला और संतरा खा लिया, दूसरे वाक्य में काम नहीं हुआ था, यानी कि मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया था। ऐसे ही उसने बेटा तीसरे वाक्य में हमसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या नहीं, मोहन ने क्या खाया है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। यानी कि जिस वाक्य में हमसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। अब है हमारा चौथा वाक्य, मोहन केला और संतरा खाओ, इसमें तो उसे क्या कहा बेटा, किसी काम के करने के बारे में बताया गया है ना, कि तुम ये काम करो, कि तुम केला और संतरा खाओ। जिस वाक्य में हमें किसी काम को करने के लिए कहा गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि उन्हें हमें आदेश दिया है, हमें काम बताया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है जिसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो। देखो बच्चों, उससे पहले हम एक बार उस वाक्य को, भाषा की बात का जो हमारे 3 वाक्य, एक बार उनको दोबारा पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। देखो, पहले वाक्य में तो हमने क्या बताया कि किसी काम को अगर हम कर लेते हैं, जिस वाक्य में किसी काम के करने, देखो पहले वाक्य में तो क्या है कि मोहन ने केला और संतरा खा लिया, इसमें तो काम हो गया। दूसरे वाक्य में क्या बताया कि उसने केला और संतरा नहीं खाया, यानी कि दूसरे वाक्य में काम नहीं हुआ है। तो तीसरे वाक्य में मोहन ने क्या खाया, उससे कुछ पूछा गया है, तो ये क्या, इसमें प्रश्न पूछा गया है। और चौथे वाक्य में मोहन केला और संतरा खाओ, यानी कि उसे काम बताया गया कि तुम ये काम करो, यानी कि तुम केला और संतरा खाओ। ठीक है बच्चों, चलिए, यानी कि जब जिस वाक्य में, जिस वाक्य से हमें ये पता चलता है ना कि ये काम हो गया है, ये काम हो गया है, तो उसे तो हम बोलते हैं बेटा विधिवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य होगा वो, विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि इस वाक्य में काम नहीं हुआ है, जिस वाक्य में काम नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। काम हो गया है तो विधिवाचक, काम नहीं हुआ है तो निषेधवाचक। जैसे मैंने आपको निषेध का मतलब बताया था, नहीं। ओके, जिस वाक्य में हमें ये पता चले कि इसमें हमसे कुछ प्रश्न पूछा गया है तो वो कौन सा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। काम हो गया है तो विधिवाचक, काम नहीं हुआ है तो निषेधवाचक,
प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक। ऐसे ही बेटा अगर जिस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि इसमें हमें काम करने को कहा गया है कि तुम ये काम करो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आदेशवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम हो गया है तो विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम नहीं हुआ है तो निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक, और जिसमें हमें काम बताया गया है तो आदेशवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, आगे हमें अब एक वाक्य दिया गया है जिसमें हमें क्या करना है, ऐसे ही सारे वाक्य बनाने। पहले तो हमें उसमें कौन सा बनाना है? विधिवाचक, यानी कि ये बताना है कि इस वाक्य में काम हो गया है। फिर उसी से हमें निर्देशवाचक बनाना है, फिर उसी से हमें प्रश्नवाचक बनाना है, और फिर उसी से हमें आदेशवाचक बनाना। देखो सबसे पहले हम वो वाक्य देखते हैं। रुथ ने कपड़े अलमारी में रखे। रुथ ने क्या कर दिया? अलमारी में कपड़े रख दिए, यानी कि वो काम तो हो गया ना, यानी कि विधिवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य। अब हमें क्या बनाना है? नहीं बनाना है, तो नहीं से क्या बनाएंगे? रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। रुथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे, तो ये हो गया हमारा निषेधवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया? निषेधवाचक वाक्य। अब इसी से हमें प्रश्नवाचक बनाना है। रुथ ने अलमारी में क्या रखे? क्या रखा है रुथ ने अलमारी में? तो ये तुमसे प्रश्न ही पूछा गया है ना, तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक। ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक। आगे हम इससे क्या बताना? आदेश, यानी कि हमें बोलना है कि रुथ अलमारी में कपड़े रखो। हमने इसको बताया है कि तुम्हें क्या करना है, अब अलमारी में कपड़े रखने हैं। तो जैसे हमने बेटा ऊपर पढ़ा था, अगर हमें किसी वाक्य में हमें ये पता चलता है कि हम किसी को इसमें काम को करने के लिए कह रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? आदेशवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? आदेशवाचक वाक्य। रुथ ने अलमारी में कपड़े रख दिए तो विधिवाचक वाक्य है। रुथ ने अलमारी में कपड़े नहीं रखे तो निषेधवाचक वाक्य है। रुथ अलमारी में क्या रखा है? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। रुथ अलमारी में कपड़े रखो तो आदेशवाचक वाक्य। ओके बच्चों, आप सभी को भी ये वाक्य समझ में आए होंगे। यहीं पे हमारा इसके साथ ही पाठ नंबर 8 जो है हमारा ऐसे ऐसे ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ने वाले हैं। किसी बच्चे को कोई चीज समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। आज की वीडियो में, इस वीडियो में इतना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।